है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो जैसे इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो करंट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम इसमें स्टडी करेंगे। तो देखिए जो पूरा फिजिक्स है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे करंट, अगर किसी कंडक्टर में कोई करंट है तो उसका मतलब है कि वो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और मैग्नेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या करंट है तो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होंगे। तो ऑरिस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर उसने 3 ऑब्जर्वेशन बताए, 3 रिजल्ट उसने बताए। सबसे पहला रिजल्ट था कि अगर कोई स्टैटिक चार्ज है, ये सपोज करिए कि कोई स्टैटिक चार्ज है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो जो स्टैटिक चार्ज होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, नो मैग्नेटिक फील्ड। तो जो स्टैटिक चार्ज है वो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। बस इसके अराउंड क्या होगा, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड स्टैटिक चार्ज, बट देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो अगर कोई स्टैटिक चार्ज है, मतलब चार्ज अगर मूव नहीं कर रहा है, तो उसके अराउंड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। लेकिन यही चार्ज अगर मूव करने लगे, जैसे अगर ये चार्ज मूविंग चार्ज हो जाए, जैसे ये चार्ज है और ये किसी वेलोसिटी से v से वेलोसिटी से मूव करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी शो करेगा। तो अगर मूविंग चार्ज है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। और अगर किसी कंडक्टर के अंदर कोई करंट है, जैसे ये कोई कंडक्टर है और इसके अंदर करंट है, तो करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसमें हम यही टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी क्या डायरेक्शन होती है, तो उस सब चीज को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला लॉ है बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ, तो ये बायो-सेवर्ट लॉ किसके लिए है, जैसे ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, आप इसमें से एक एलिमेंट इसका कंसिडर कर लीजिए ए बी, तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंट ऑफ दिस कंडक्टर। और अगर इसमें करंट है तो इसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। सपोज करिए कि इस जो करंट एलिमेंट है ए बी, इसकी लेंथ dl के बराबर है, तो इस पूरे कंडक्टर से नहीं, सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो देखिए सपोज करिए कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये एक स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर का एक स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ dl के बराबर। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे शो करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम db से रिप्रेजेंट करेंगे। b मतलब मैग्नेटिक फील्ड और db मतलब उसका एलिमेंट। तो एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा db, इसके सेंटर से इसको ज्वाइन करिए, इसको हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। और इसकी जो लेंथ है, सपोज करिए ये वाला जो पॉइंट है O है, तो O से P तक की जो लेंथ होगी उसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। तो द P is the point where magnetic field is required and that is at a distance of r units from center of the element AB। तो AB एलिमेंट के सेंटर से इसको ज्वाइन करिए, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी और ये रेडियस वेक्टर बन जाएगा। ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का, एक तो ये करंट एलिमेंट हो गया और ये रेडियस वेक्टर हो गया, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा हो गया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये लॉ है बायो-सेवर्ट लॉ, मतलब ये नेचर में है, हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया तो ये लॉ निकल के आया। अब लॉ क्या बताता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट एलिमेंट की वजह से वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एक तो करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है dl,
ये जो एंगल है इसकी साइन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो जैसे ये डिस्टेंस r है तो ये r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक्सपेरिमेंटली ये चार चीज देखी गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, करंट एलिमेंट की लेंथ को बढ़ाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू, एंगल जितना ज्यादा होगा थीटा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और डिस्टेंस जितनी कम होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर, तो इन सबको अगर क्लब कर दिया जाए तो dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू idl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। इसका प्रूफ नहीं है, ये नेचर में है, इसलिए इसका नाम बायो-सेवर्ट लॉ है। तो ये एक्सपेरिमेंट से इसको चीजों को देखा गया और ये जो वेरिएशन है उसको निकाला गया। जब हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इसमें वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जैसे पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, इसी तरह से इसमें पूरे मैग्नेटिज्म में हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पढ़ेंगे, और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होगी वो टेस्ला होगी, कैपिटल T से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज टेस्ला। तो अब हमें इसमें जानना है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है और इसमें म्यू नॉट क्या। तो जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है वो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है। इसकी यूनिट निकालिए तो टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये करंट आ जाएगा एम्पियर मीटर, तो मीटर से इसकी एक पार कट जाएगी। साइन थीटा एक नंबर है, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो ये हो जाएगा टेस्ला 10⁻⁷ टेस्ला। और अगर यहाँ से म्यू नॉट को देखें, म्यू नॉट क्या चीज है, तो म्यू नॉट होता है म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। जैसे एप्सिलॉन नॉट होता था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वो मीडियम की प्रॉपर्टीज को बताता है, मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड का मीडियम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज को बताता है। उसी तरह से जो म्यू नॉट की जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को बताता है। अब इसको परमिएबिलिटी को समझेंगे कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या चीज होती है। तो हम दो मीडियम को कंपेयर करते हैं, ये एक मीडियम है फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्पेस के अंदर है, ऐसे ही ये स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो इसको रिपेल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसकी जो परमिएबिलिटी म्यू है वो इसका ज्यादा है और इसका कम है। तो जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होती है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, और जिसकी परमिटिविटी कम होती है, परमिएबिलिटी कम होती है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। तो बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसका मीडियम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। मीडियम उसको सक करता है, मतलब खींचता है, अट्रैक्ट करता है, या मीडियम उसको रिपेल करता है। इस नेचर के ऊपर उसकी परमेबिलिटी की वैल्यू डिपेंड करती है। तो अगर मटेरियल ऐसा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर खींचता है तो इसका मतलब है कि उसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, और अगर मीडियम ऐसा है कि वो उसको रिपेल करता है तो इसका मतलब उसकी परमेबिलिटी कम है। तो ये परमेबिलिटी कौन से मीडियम की है, ये स्पेस की है, फ्री स्पेस की, या वैक्यूम की है, या एयर की। इसके लिए हम म्यू नॉट को यूज करेंगे। अब ये जो सारा सेटअप है, जो मीडियम है वो अगर फ्री स्पेस है या वैक्यूम है या एयर है तब तो ये फॉर्मूला ठीक हो। लेकिन अगर इसको हम किसी दूसरे मीडियम में रख दें, एयर नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है, वैक्यूम नहीं है, और किसी दूसरे मीडियम में रख दें तो इसमें क्या चीज बदल जाएगी, तो मीडियम का इफेक्ट सिर्फ म्यू नॉट पे आएगा। तो अगर हम इसको किसी मीडियम के अंदर कैलकुलेट करें, dv इन एनी मीडियम, तो यह बन जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम k से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, इस पूरे चैप्टर में हम म्यू नॉट को म्यू आर से मल्टीप्लाई करेंगे, और म्यू आर का मतलब है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम।
तो ये म्यू नॉट म्यू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई और फिर आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको म्यू आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और म्यू आर की वैल्यू क्या है, म्यू आर इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो देखिए दो चीजें आपको याद करनी है, एक तो स्पेस के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, यूनिट टेस्ला है। दूसरा अगर मीडियम आ गया तो म्यू नॉट को म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू और उसकी यूनिट, और म्यू नॉट की वैल्यू और उसकी यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। अभी तक हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताया, अभी इसकी डायरेक्शन की बात नहीं करी। अब हम देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसे यहाँ से अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो पी पॉइंट पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। देखिए जैसे ये करंट एलिमेंट है और इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह है, और पी पॉइंट पे हमें इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी। तो अगर हम क्रॉस यूज करते हैं तो इसका मतलब है परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स होगा। और अगर हम डॉट यूज करते हैं तो इसका मतलब है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स टू द प्लेन। और जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो किसके अकॉर्डिंग होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग आइडियल क्रॉस आर। तो ये आइडियल क्रॉस आर जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। आइडियल कहते हैं करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन उस तरफ होती है जिस तरफ करंट होती है। तो जैसे ये करंट की डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऐसे हो, ए से बी की तरफ करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हो। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे होती तो फिर बी से ए की तरफ करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती। इसके सेंटर से टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये वाली जो डायरेक्शन है ये आर वेक्टर की डायरेक्शन। तो दिस डायरेक्शन इज ऑफ आइडियल एंड दिस डायरेक्शन ऑफ आर। अब आइडियल क्रॉस आर मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स होगा। ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये जैसे अगर आप फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करोगे, इस तरह से कर्ल करोगे तो थंब जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। तो ये राइट हैंड थंब रूल होता है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हो, इस तरह से कर्ल करोगे तो जो थंब की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो थंब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह से आएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड से बाहर की तरफ निकलेगा। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज लूप बनाता है। अगर आपका फेस करंट की तरफ है तो राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन के अंदर की तरफ जाएंगी और लेफ्ट हैंड साइड से बाहर की तरफ निकलेंगी। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बोलते हैं अराउंड द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर होगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यहाँ से निकलेगा ऐसे और यहाँ पे एंटर करेगा, फिर पीछे से कवर होते हुए इसके अराउंड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो करंट की तरफ अगर आप अपना फेस करके खड़े हुए हैं, करंट की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, तो राइट हैंड साइड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होगा और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा। और ये किसके अलोंग है, आइडियल क्रॉस आर के अलोंग। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आइडियल क्रॉस आर के अलोंग होगा। अब इसकी डायरेक्शन के लिए हम थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो इस पूरे चैप्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा।
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अगर आप a क्रॉस b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो a क्रॉस b होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा और ये n कैप। तो n कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा a और b के बराबर। तो अगर a वेक्टर इस तरफ है और b वेक्टर इस तरफ, तो अगर आप a से b की तरफ कर्ल कर रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा यानी कि a क्रॉस b, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, a के भी और b के भी, परपेंडिकुलरली इनवर्स। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, जैसे ये b है और ये a है, तो b से a की तरफ, b क्रॉस a ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन के अंदर ये दोनों लाई करते हैं। तो जैसे ये प्लेन है जिसके अंदर ये दोनों वेक्टर लाई करते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं, या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स होगा प्लेन के, यानी कि इनसाइड द प्लेन होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आउटसाइड द प्लेन होगा। इस वजह से a क्रॉस b b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, यानी कि a क्रॉस b और b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा के इक्वल होगा। इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, इसलिए a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a के इक्वल। जनरली जो हम डायरेक्शंस यूज करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनके लिए हम कौन कौन से वेक्टर्स यूज करेंगे, कौन से यूनिट वेक्टर्स यूज करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए जैसे ये कोई प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसमें ये ईस्ट है, इसके ऑपोजिट वेस्ट हो गया, फिर ये नॉर्थ है और इसके ऑपोजिट साउथ हो गया। ईस्ट को हम आई कैप से डिनोट करेंगे और वेस्ट को माइनस आई कैप, फिर नॉर्थ को जे कैप से डिनोट करेंगे और साउथ को माइनस जे कैप से। तो ये चारों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस हो गए, यानी कि अलोंग द अर्थ सरफेस ये डायरेक्शंस हो गई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इनको हम इन यूनिट वेक्टर से डिनोट करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन को के कैप से डिनोट करेंगे और डाउनवर्ड को माइनस के कैप से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसका ड्रिल करेंगे, इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि इसका क्या यूज है। अब इनके क्रॉस प्रोडक्ट से क्या क्या बनता है। अगर आप आई क्रॉस जे करते हो तो के बनता है, जे क्रॉस के करते हो तो आई बनता है, और के के बाद फिर से आई हो जाएगा, के क्रॉस आई तो जे हो जाएगा। तो आई जे के एक साइकिल में चलते हैं, आई के बाद जे, जे के बाद के, और के बाद फिर से आई, तो तीसरे वाला वेक्टर आ जाएगा। अगर आप इसका ऑर्डर रिवर्स कर दोगे तो वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर हमने जे क्रॉस आई कर दिया तो वो माइनस के इक्वल हो जाएगा, या के क्रॉस जे कर दिया तो माइनस आई के इक्वल हो जाएगा, या आई क्रॉस के कर दिया तो वो माइनस जे के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इनका ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो ये नेगेटिव के इक्वल हो जाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं। जो एग्जांपल मैं यहाँ लिखूंगा आप भी उनको ट्राई करिएगा साथ में। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और उसी में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो उसी को अच्छी तरह से समझना है। एग्जाम्पल है, इन अ ओवरहेड पावर लाइन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये खंबे के ऊपर जो तार लगे हुए होते हैं ओवरहेड पावर लाइन में, जो करंट है वो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में है। तो ये करंट की डायरेक्शन दी हुई है। What will be the direction of magnetic field at a point vertically below the power line? ये जो पावर लाइन है इसके वर्टिकली बिलो कोई पॉइंट है, मान लो ये वाला जो पॉइंट P है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, P पॉइंट के ऊपर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बताया था कि B इज अलोंग आइडियल क्रॉस R। B जो है उसकी डायरेक्शन हम इस फैक्टर से निकालते हैं, आइडियल क्रॉस R। तो जिस तरफ आइडियल क्रॉस R होगा उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आइडियल किस तरफ है? आइडियल की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, तो करंट ईस्ट से वेस्ट की तरफ।
और ईस्ट से वेस्ट की तरफ कौन सा वेक्टर हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए? ये ईस्ट की तरफ हम आई करते हैं और वेस्ट की तरफ माइनस आई। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये वाली डायरेक्शन होगी माइनस आई, तो इसके डायरेक्शन को हम माइनस आई से डिनोट करेंगे। और आर इसके करंट एलिमेंट के सेंटर से और उस पॉइंट की तरफ, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये आर की डायरेक्शन है। परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स, उसने कहा है वर्टिकली बिलो, तो जो पावर लाइन है उसके वर्टिकली बिलो एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो वर्टिकली बिलो का मतलब हो गया डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन होती है माइनस के कैप, अपवर्ड के कैप और डाउनवर्ड माइनस के कैप। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई क्रॉस के, और आई क्रॉस के क्रॉस आई जे होता है, तो ये माइनस जे कैप होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस जे कैप की डायरेक्शन में होगा। नॉर्थ की तरफ जे कैप होता है और साउथ की तरफ माइनस जे कैप होता है। तो ये जो माइनस जे कैप है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होगा। तो ये यूनिट वेक्टर्स आपको बड़ा काम करेंगे, यूनिट वेक्टर्स को अच्छी तरह से समझना है और उनके क्रॉस प्रोडक्ट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक और एग्जांपल देखिए। इन अ हॉरिजॉन्टल करंट कंडक्टर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो एक हॉरिजॉन्टल कंडक्टर है और जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। What will be the direction of magnetic field at a point to the east of conductor in the same plane? ईस्ट ऑफ कंडक्टर, तो इस कंडक्टर से ईस्ट में कोई पॉइंट है, ये वाली जो डायरेक्शन है ये ईस्ट की डायरेक्शन है। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। एक हॉरिजॉन्टल कंडक्टर है और हॉरिजॉन्टल कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर वो हॉरिजॉन्टल कंडक्टर होगा। तो उससे अगर ईस्ट की तरफ आप कोई पॉइंट लोगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये पॉइंट की तरफ आर वेक्टर बन जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी इज अलोंग आइडियल क्रॉस आर, तो बी हमेशा आइडियल क्रॉस आर के अलोंग होता है। आइडियल की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ होता है जे कैप, और आर हो गया ईस्ट की तरफ, ईस्ट हो गया आई कैप। आई क्रॉस जे के होता है, तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप हो जाएगा, और माइनस के कैप का मतलब हो गया परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स होगी। तो आप देखिए कि जैसे ये कंडक्टर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा यहाँ, और इस तरफ देखोगे तो परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स, यानी कि इस कंडक्टर को कवर करते हुए मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो सबसे एप्लीकेशन पहली है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, कॉइल कैरिंग करंट। तो अगर जैसे ये कोई सर्कुलर कॉइल है
और सपोज करिए कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट, ये इसका सेंटर हो गया और इस सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ओ पॉइंट के ऊपर, और बायो सेवर्ट की एप्लीकेशन करनी है। तो यहाँ पे हमने एक करंट एलिमेंट सपोज कर लिया। अब ये जो करंट एलिमेंट है ए बी, ये बहुत छोटा है, तो आप इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से आप ओ को ज्वाइन करते हुए एक वेक्टर बनाओगे, ये वेक्टर हो गया आर वेक्टर, और इसके सेंटर से इस तक की जो डिस्टेंस है वो इसके रेडियस के बराबर होगी। सपोज करिए कि इसकी रेडियस आर, तो सर्कमफेरेंस और रेडियस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब ये जो करंट एलिमेंट है और ये जो रेडियस वेक्टर है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। तो इस एलिमेंट की वजह से इस एलिमेंट की लेंथ को डीएल कंसिडर कर लीजिए। तो डीएल लेंथ का जो छोटा सा एलिमेंट है जिसमें आई करंट है, उसकी वजह से इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बायो सेवर्ट लॉ लगाओगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, और थीटा इसमें 90 डिग्री है, तो साइन 90 हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, साइन 90 1 हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। इस एलिमेंट की वजह से सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन ऐसे ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, और हर एक का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना ही होगा। तो अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं, इंटीग्रेट। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, करंट भी पूरे में ये सेम ही है, रेडियस हर जगह सेम है आर स्क्वायर, तो डीएल का इंटीग्रेशन कर दे। डीएल इस एलिमेंट की लेंथ है, इंटीग्रेशन का मतलब है ऐड करना, कंटिन्यूअस समेशन। तो अगर सारे डीएल को ऐड कर देंगे तो इसकी सरकमफेरेंस बन जाएगी, तो डीएल का इंटीग्रेशन इसके सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, और सरकमफेरेंस होती है, अगर रेडियस आर है तो इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस 2 पाई इंटू आर। फिर 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा 2 टाइम्स, और आर से इसकी एक पार कट जाएगी, तो इसके सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन को भी हमें मेंशन करना पड़ेगा कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ। तो बायो सेवर्ट लॉ जब भी लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आइडियल क्रॉस आर की तरफ आएगा। आइडियल क्रॉस आर कैसे बनेगा, देखो, ये आइडियल की डायरेक्शन है, ये आर की डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो परपेंडिकुलरली इनवर्स होगा, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली इनवर्स होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाएगा अंदर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्स, परपेंडिकुलरली इनवर्स के लिए क्रॉस का साइन हमने लगा। तो आप इसको याद कर सकते हो, अगर क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्स होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Magnetic field lines due to a circular coil। देखिए, मैंने ये एक वर्टिकल प्लेन बनाया और वर्टिकल प्लेन में मैंने एक ये सर्कुलर लूप बना दी। इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है। तो देखिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की तरफ निकलेंगी। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी और इस तरह से ये कवर करेंगे। तो पीछे की तरफ से ये अंदर जाएंगे। यहाँ से अगर देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर
की तरफ जाएंगी और पीछे से तरफ, ये बाहर निकलेंगे और इसके पीछे से अंदर की तरफ आएंगे। अगर इधर से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जाएंगी और इसके पीछे से बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से ये क्या करती है, ये जो लूप है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको कवर करती है। ऐसे यहां से अगर देखोगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर एंटर कर रही है। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा क्लोज लूप बनाती है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जिस तरफ से आप एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे और वो जो बाहर निकलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो एक क्लोज लूप बनाएंगी और जो वायर है यानी कि जो कंडक्टर है उसको कवर करेंगे, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। तो इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, फिर इसको कवर करते हुए फिर दूसरी तरफ से अंदर एंटर करेगी। ऐसे यहाँ से बाहर निकलेगी और दूसरी तरफ से अंदर एंटर करेगी। ऐसे यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है और पीछे की तरफ से ये अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बता रहे थे, क्योंकि जो बायो-सेवर्ट लॉ है वो आपको बताता है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। अब पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का एक पार्ट है, उसका हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। तो देखिए ये जैसे पूरा सर्कल था और इसमें आई करंट थी और इसकी रेडियस आर थी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इफेक्ट है जो मैग्नेटिक एनर्जी को शो कर रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। जिस रेशियो में इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होगी उसी रेशियो में इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। सपोज करिए कि आप सिर्फ इतना आर्क बनाते हैं, ये आर्क आपने बनाया है यहाँ से लेके यहाँ A से लेके B तक और इसमें आई करंट है और ये सेंटर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जिस रेशियो में इसकी लेंथ कम हुई होगी उसी रेशियो में इसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। आप याद करिए, आप सेक्टर की आर्क लेंथ निकालते हो तो जिस रेशियो में आप आर्क लेंथ निकालते हो उसी रेशियो में इसका मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, B इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये 360 एंगल के साथ ये वाला जो एंगल जितना भी रेशियो में ये बनेगा, मान लो 90 डिग्री है तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का 1/4 हो जाएगा। तो जो जितने टाइम्स 360 डिग्री और इसका रेशियो होगा उतने ही टाइम्स इनके मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है। अगर इसमें ये वाला भी वायर हो, अगर ये भी वायर हो और ये भी वायर हो, तब इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो आर्क की वजह से तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया सेंटर के ऊपर। अगर ये दोनों वायर भी है AC और BC तो इनका कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अभी मैंने आपको वायर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के बताया था, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अराउंड होती, जैसे अगर कोई वायर ऐसे है ऐसे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड होंगी, इसके अलोंग नहीं होंगी, मैग्नेटिक फील्ड 0। तो AC के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, AC वाली लाइन पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो इस कंडक्टर का C पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि C इसके एक्सिस पे लाई करता है, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। उसी तरह से BC का भी यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट C ड्यू टू AC इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड एट C ड्यू टू BC इज इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, चाहे ये कंडक्टर्स हो या ना हो, सिर्फ इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर के ऊपर, और इसकी वजह से सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r।
बिल्कुल सेक्टर के एरिया वाला फॉर्मूला है। जिस तरह से एरिया डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो भी यहाँ पे सेंट्रल एंगल होगा उसको 360 से डिवाइड कर देंगे और सेंटर पे पूरे लूप की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब इसके बाद जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगा, तो जरूर आइएगा, मतलब अभी जो मैं आपको दूसरा लिंक भेजूंगा उस पर जरूर आना, नहीं तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन छूट जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस of a circular coil carrying current। देखिए ये इसकी जो फिगर बनेगी वो 3 डायमेंशनल बनेगी और बोर्ड पे 3 डायमेंशनल फिगर को अच्छी तरह से नहीं बनाया जा सकता, तो आप बड़े एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा मुश्किल डेरिवेशन है लेकिन समझ में आ जाएगा। अगर आपका ध्यान भटकेगा तो फिर नहीं आएगा समझ में, तो बड़ा फोकस होके इसको सुनिएगा। देखिए जैसे ये एक वर्टिकल प्लेन है इस तरह से, एक वर्टिकल प्लेन है और इसके अंदर ये एक कॉइल है। इस कॉइल में सपोज करिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई करंट है, तो क्योंकि ये वर्टिकल कॉइल है तो इसका जो एक्सिस होगा वो ऐसे होगा, ये इसका एक्सिस हो गया कॉइल का, एक्सिस ऑफ कॉइल। इसके ऊपर कोई पॉइंट है, सपोज करिए ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। P is the point where magnetic field is required। ये इसका सेंटर हो गया और सेंटर से जो P की डिस्टेंस है वो स्मॉल r दी हुई है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, और जो इसका रेडियस है वो कैपिटल R है, ये इसका रेडियस हो गया कैपिटल R। हम इसमें बायो सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन करेंगे और P पॉइंट पे इसमें जो करंट है I उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो इसकी एक टेंजेंट बनाओगे तो एक बहुत छोटा सा एलिमेंट आपको दिखाई देगा ए बी। तो ये जो ए बी एलिमेंट है जो बहुत छोटा एलिमेंट है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बना देता हूँ, तो ये आपको ए बी जो है वो इस डायरेक्शन में दिखाई देगा। अगर आप इसका एलिमेंट सबसे टॉप पॉइंट पे एलिमेंट देखोगे तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन में आएगा और वो टेंजेंट ऐसे रहेगी, इस डायरेक्शन में रहेगी, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन की तरह। तो ये इसका हमने एक एलिमेंट सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे कंसीडर कर लिया और इसके सेंटर से इसको ज्वाइन किया, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। और इस एलिमेंट की वजह से ये जो एलिमेंट है ए बी, इसकी वजह से हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, इसमें प्रॉब्लम आएगी डायरेक्शन की, कि इसमें डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो डायरेक्शन होती है आइडियल क्रॉस आर की तरफ, तो मैं इसको जूम करके बना रहा हूं अभी, उस तरफ मैं इसको जूम करके बनाऊंगा तो ये थोड़ा समझ में आएगा। देखिए ये जो ए बी है ये इस तरह से होगी, ये ए बी मैंने बड़ा करके बना दिया। ये जो ए बी है वो इस तरह से है, ऐसे जैसे ये पेन है ना, ये पेन आपकी तरफ है, तो ये बोर्ड से आपकी तरफ पेन है, ए बी की यही डायरेक्शन होगी बिल्कुल, लेकिन 3 डायमेंशन में हम उसको इसी तरह से बनाएंगे।
तो ये भी इस तरह से होगा, आपकी तरफ होगा, ये भी बोर्ड से आपकी तरफ, और ये पी पॉइंट है यहाँ पे। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन इस तरह से बनेगा, ऐसे तिरछा प्लेन बनेगा। इस वाले प्लेन में जो डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन ये ऐसे आ रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ए से बी की तरफ ये करंट की डायरेक्शन आएगी, और जो आर है वो इस पी पॉइंट की तरफ जाएगा, तो आर ऐसे जाएगा, तो करंट ऐसे और आर ऐसे। अगर हम पी पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन को दिखाएं तो ए बी ये करंट की डायरेक्शन हो गई, और ये आर की डायरेक्शन, ये करंट की यानी कि आईडीएल की डायरेक्शन हो गई, और ये आर की डायरेक्शन हो गई। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आईडीएल क्रॉस आर की तरफ होता है, तो आईडीएल से आर की तरफ जाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, आईडीएल से आर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड्स होगा। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी, जैसे ये देखिए, ये बुक है, ये जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, ये तो ए बी को डिनोट करते हैं, ये पूरा प्लेन हो गया। अब इस पे अगर परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स बनाओगे तो ऐसे तिरछी डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि ये प्लेन तिरछा है, तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो बनेगा वो भी तिरछा बनेगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से आएगा ऐसे। तो ये डायरेक्शन रहेगी इसके मैग्नेटिक फील्ड की, डीबी। तो मैं इस डायरेक्शन को यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वर्टिकल हो गया, और ये डीबी इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ये वाला जो टोटल एंगल है ये 90 डिग्री रहेगा, ये डीबी होगा। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए बी से आर की तरफ ये जो प्लेन बनेगा, ये ऐसा जो प्लेन बनेगा तिरछा प्लेन, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड्स होगा, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये वाला एंगल हम थीटा ले लें, तो क्योंकि ये 90 डिग्री है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये अगर 90 माइनस थीटा हो गया, ये पूरा 90 डिग्री है क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगा, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिल गई। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी तरह से इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, डीबी डैश डायरेक्शन, और इसका एंगल भी जैसे ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा। तो जैसे डीबी वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगा ऊपर की तरफ, इसी तरह से इसके ऑपोजिट जो एलिमेंट होगा, सपोज करो ए डैश बी डैश, तो ये वाला जो एलिमेंट है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये डीबी इस तरफ जाएगा, डीबी डैश इस तरफ जाएगा। ये हमने दो ऑपोजिट एलिमेंट लिए हैं, इन्हीं को स्टडी करके हम बाकी एलिमेंट्स का भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हीं दो से कैलकुलेट करेंगे और बाद में फिर देखेंगे कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जा सकता है। तो हमने इस डीबी के दो कंपोनेंट किए, एक तो ये कॉस थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, और एक इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये हो गया डीबी साइन थीटा। ऐसे ही डीबी डैश के दो कंपोनेंट किए, ये हो जाएगा डीबी डैश कॉस थीटा, और इसी डायरेक्शन में ये हो जाएगा डीबी डैश साइन थीटा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड के जो साइन कंपोनेंट्स हैं वो तो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो कॉस कंपोनेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और डीबी और डीबी डैश के लिए सारे पैरामीटर्स सेम है। तो चाहे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो, चाहे ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालो, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है। तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा। देखो आईडीएल और आर के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये देखिए, ये जैसे था, ये ए बी हो गया आईडीएल की डायरेक्शन, और ये हो गई आर की डायरेक्शन। तो आईडीएल में और आर में ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल यहाँ पे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है। तो ये आईडीएल की डायरेक्शन हो गई, ये आर की डायरेक्शन हो गई, और आईडीएल और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। करंट एलिमेंट के सेंटर से इसकी डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर। कॉस थीटा भी दोनों में सेम है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा,
तो जितने भी कॉस कंपोनेंट्स हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे और जितने भी साइन कंपोनेंट्स हैं वो सब ऐड हो जाएंगे। जैसे इसके ऑपोजिट एक एलिमेंट है, अगर इससे आगे चलेंगे तो एक एलिमेंट लेंगे, इससे आगे चलेंगे तो दूसरा एलिमेंट लेंगे। उसके कॉस कंपोनेंट एक इधर आएगा एक इधर आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और साइन कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो आप जितने भी एलिमेंट इसके अंदर लोगे सबका साइन कंपोनेंट एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा, और जो कॉस कंपोनेंट है वो वर्टिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक का कॉस इधर तो दूसरे का कॉस इधर, एक का कॉस इधर आएगा तो दूसरे का कॉस इधर, लेकिन साइन कंपोनेंट हमेशा एक्सिस के डायरेक्शन में रहेंगे। तो ये जो कॉस कंपोनेंट्स हैं ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कॉस कंपोनेंट्स आर कैंसिल्ड बाय ईच अदर। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, वो इसका डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा। दोनों को ऐड नहीं करना है, ये हमने सिर्फ दो एलिमेंट लिए थे, ऐसे ही इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो अगर इसका डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दोगे तो जितने भी एलिमेंट्स इस डायरेक्शन में आएंगे वो सब ऐड हो जाएंगे। तो अब हमें डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। डीबी की वैल्यू हमें पता है, साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया r और हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r। तो हो जाएगा r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसको एक बार अपने हाथ से जरूर करिएगा और कोई डाउट आए तो उसको पूछिएगा। वैसे एक ही डाउट है बस, ये डायरेक्शन का। इसको अच्छी तरह से समझ लोगे, ये वाला डायग्राम बना लोगे तो ये डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीवी साइन थीटा के इंटीग्रेशन से आएगा और इसमें इन सब की वैल्यू डाल दें। तो डीवी की वैल्यू तो हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, साइन 91 हो जाएगा डिवाइड बाय ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो डीवी की वैल्यू होगी। और साइन थीटा हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, और ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर रेडियस है और स्मॉल आर सेंटर से उसके डिस्टेंस है, ये दोनों भी कांस्टेंट है। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 पावर इसकी हाफ इसकी, तो ये 3/2। तो अंदर क्या बचेगा? डीएल बचेगा। तो डीएल का इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरी जो कॉस की सर्कमफेरेंस आ जाएगी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ पावर 3/2 और डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। कैपिटल आर कॉइल की रेडियस थी इसलिए डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। तो 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ये आर और बच गया। तो आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2 और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ पावर 3/2। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ द कॉइल। म्यू नॉट आई इंटू रेडियस स्क्वायर, इसमें आर दो है, एक स्मॉल आर जो कि कॉइल के सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस है और कैपिटल आर जो कि कॉइल की रेडियस है। तो ऊपर जो है कॉइल की रेडियस होगी तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर रेज़ पावर 3/2। एक चीज और नोटिस करनी है, इसका डायरेक्शन कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या होगा। हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी, ये डायरेक्शन हमने ऐसे ली थी एंटी क्लॉकवाइज, और जो साइन कंपोनेंट थे वो बाहर की तरफ आ रहे थे। ये एक डायरेक्शन जिस पॉइंट से आप देख रहे हो, जैसे इस वाले पॉइंट से हम इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं और हमको ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिख रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। तो अगर आप जिस पॉइंट से देख रहे हो उस पॉइंट पे
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। और अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में देख रहे हो, ये कॉइल है और ये क्लॉकवाइज सेंस में करंट है, ये इसका एक्सिस का पॉइंट हो गया P, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ पावर 3/2 बाहर की तरफ, और अगर क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। अगर किसी कंडक्टर की फाइनाइट लेंथ है कैरिंग करंट, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। जैसे सपोज करिए कि कंडक्टर है और इसकी फाइनाइट लेंथ, और इसके अराउंड हमें कोई पॉइंट P है जिससे इसकी डिस्टेंस दे रखी है स्मॉल है, और हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इससे एक एंगल बनाएंगे ये φ1, इससे एक एंगल बनाएंगे ये φ2, और P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, तो अगर कोई फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड पॉइंट पे इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी पॉइंट की, तो पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और जो लेंथ आएगी उसको A से डिनोट करेंगे। तो PM की जो लेंथ है वो A है। इसके जो दोनों एजेस हैं, एक ये वाला जो एज है और ये वाला जो एज है, जो एंगल बनाएगा P पॉइंट से वो φ1 और φ2 हो। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन φ1 प्लस साइन φ2। डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर्मूला सिलेबस is not in the syllabus. फॉर्मूला ऐसे है। तो आपका होमवर्क है आज के लिए, थ्योरी जो आपको पीडीएफ भेजी है वो पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 7 तक थ्योरी करनी है, पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 7 तक, और न्यूमेरिकल्स करने हैं 1 से लेके 9 तक, फ्रॉम 1 to 9। ठीक है बेटा, ये होमवर्क है आज के लिए, और इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी जरूर प्रैक्टिस करिएगा।